कर चलते हैं कोटा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। नौनेरा एब्रा डैम का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। बता दें कि ईआरसीपी परियोजना में नौनेरा डैम यानी कि कोटा शामिल है और प्रदेश के 13 जिलों को इस प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा। 1316 करोड़ के प्रोजेक्ट का 90% डैम का काम पूरा हो चुका है और डॉक्टर सौम्या गुर्जर भी कल निरीक्षण के लिए आई थी और 1316 करोड़ के प्रोजेक्ट का ये 90% डैम का कार्य हो चुका है पूरा। 227 मिलियन क्यूबिक मीटर है बांध की भराव क्षमता। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, निरीक्षण हो चुका है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? और बहुत महत्वपूर्ण ईआरसीपी के मद्देनजर कोटा का ये दौरा। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत जो नौनेरा एब्रा डैम है वो बेहद महत्वपूर्ण ये डैम कहा जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण कहे जाने के साथ में आपको बता दें कि इस डैम का जो काम है वो लगभग 90% पूरा हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिलहाल डैम का जो विजिट है वो पूरा किया है। 2 व्यू पॉइंट बनाए गए थे, एक अपर डैम के ऊपर और एक डैम के नीचे, यानी कि दोनों तरफ से इस डैम की जो काम है उसको बारीकी से देखा है, बारीकी से उस पूरे काम का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि तमाम जो इंजीनियर्स की टीम जो इस बांध को बना रही है, चीफ इंजीनियर से लेकर के तमाम इंजीनियर्स की टीम इस बांध के कामकाज को लेकर के जो पूरा काम यहाँ पर देख रही है, वो टीम पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। इस काम के बारे में उन्होंने जानकारी दी और मोटे तौर पर अब ये माना जा रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट है इसके काम में और ज्यादा जो तेजी है वो लाई जाएगी। तेजी लाने के साथ में जल्द तय समय सीमा पर पूरा हो, इस तरह के जो निर्देश हैं वो निश्चित तौर पर सीएम की तरफ से, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, बेहद खास प्रोजेक्ट और बेहद खास दिन, क्योंकि ये जो डैम है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान के 13 जिलों के लिए सीधे तौर पर वरदान साबित होने वाला है। पूरे की पूरे जो 13 जिलों के अंदर हरित क्रांति जो है वो इस डैम के भर जाने के बाद, डैम के शुरू हो जाने के बाद में निश्चित तौर पर आएगी। इस तरह की उम्मीद पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बाद में लगाई जा रही है, क्योंकि पूरा की पूरा इलाका सरसब्ज होगा। जो तमाम दिक्कतें चाहे किसानों को लेकर के आती थी या पीने के पानी को लेकर के आती थी, वाटर लेवल को लेकर के आती थी, वो तमाम परेशानियां दुरुस्त होंगी। अपने आप में समझा जा सकता है 227 क्यूबिक मीटर इस पूरे डैम की भराव क्षमता है, तो अपने आप में बहुत बड़े डैम में से एक है, राजस्थान के सबसे बड़े डैम में से एक है। और फिलहाल तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं इस डैम की, जिसका काम लगभग 90% तक यहाँ पर पूरा हो गया है और जल्द अब माना जा रहा है कि इसका काम पूरा होगा। ईआरसीपी से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, ईआरसीपी से जुड़ा हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो फिलहाल अब बनकर के 90% तक तैयार है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में इस पूरे डैम का 2 अलग-अलग पॉइंट से निरीक्षण किया है और इस विशेष निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे डैम के काम को पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल हिमांशु, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लगभग कितनी देर और अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है निरीक्षण का, हिमांशु? देखिए, 2 अलग-अलग पॉइंट बनाए गए थे, दोनों ही अलग पॉइंट से हमने तस्वीर हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। सीएम का जो विजिट है डैम को लेकर के पूरा हो गया है। 2 अलग पॉइंट से करीब 20 मिनट का ये पूरा की पूरा निरीक्षण रहा, जिसमें अपर साइड से और डाउन साइड से दोनों तरफ से डैम को जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने देखा है। खुद इस डैम को, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस पर चलते हुए करीब सेंटर पॉइंट तक सीएम और तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे। पूरे डैम का निरीक्षण करने के साथ में अधिकारियों से पूरे डैम को लेकर के जानकारी ली और फिर डाउन स्ट्रीम में आकर के यहां से भी पूरे डैम का जायजा लिया। तो निरीक्षण पूरा कर लिया गया है और अब से कुछ देर बाद में सीएम भजनलाल शर्मा यहां से रवाना होने वाले हैं। जो अस्थायी हेलीपैड यहां पर बनाया गया है वहां से उनकी रवानगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी देने के लिए। और संभवतः आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा के ये पहले डैम का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि कोटा भी उन 13 जिलों में सम्मिलित है जो सीधे ईआरसीपी से प्रभावित होता है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फुल ऑन चुनावी मोड में है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई
और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ साथ राजेंद्र राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बीजेपी के गांव चलो अभियान सहित बाकी कई अभियानों को लेकर भी मंथन किया गया और साथ ही 25 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भी इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की गई। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं, तो उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है। उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग। कुछ सामान्य बैठक है, सरकार बनने के बाद पहली कोर कमेटी की बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान चल रहे हैं बस उसी के बारे में बात हुई। लोकसभा चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जा रहे हैं और 25 की 25 सीटें हम जीत कर आएंगे। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे अभियान है, मोदी सरकार की नीतियां हैं, विकसित राष्ट्र का संकल्प है, उन सभी बातों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दी हैं। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधानसभा चुनावी में हार मिलने पर मंथन को लेकर साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए योजना बनाई गई। इस बैठक में पर्यवेक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का अंत होने वाला है और यूपीए की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए भजनलाल जाटव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता दमखम से चुनाव लड़ेंगे। है, एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश राजस्थान में मिला और आज उनकी सरकार को तकरीबन 2 महीने के आसपास बने हुए हो गए। आज तक कोई उनका विजन तैयार हुआ नहीं। 100 दिन का जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना था, कोई काम हुआ नहीं। पेंशन, वृद्ध पेंशन वगैरह जो और पेंशन है वो रुकी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो इलाज होना था वो नहीं हो पा रहा है। लोगों को बहुत सारे, चाहे पीडब्ल्यूडी के काम है वो रुके पड़े हैं, पीएचडी के काम है वो रुके हैं, सारे जो वर्क है एक तरह से पूरा सा ठप है। तो निश्चित तौर पे जनता बहुत त्राही हो रही है। मंत्रियों के पीएस नहीं है, ऐसे नहीं है, पीए नहीं है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार बनी है। और अगली खबर अलवर से है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में भले ही कांग्रेस एकजुट होने का संदेश दे रही है, लेकिन अलवर जिले में कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान सबके सामने आ गई। अलवर जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने साफ साफ कह दिया है कि पार्टी जितेंद्र सिंह को टिकट नहीं देती है तो अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ता चुनावों में पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। दीक्षित ने कहा कि अलवर लोकसभा सीट को यदि कांग्रेस से कोई निकाल सकता है हमारे यहाँ के सबसे लोकप्रिय जो नेता हैं वो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं और उनके अलावा किसी का भी चुनाव जीत पाना मेरे ख्याल में संभव नहीं है। और जहाँ तक रही बात संगठन की, तो पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते मैं आपको ये बताता हूँ कि अलवर जिले में कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही मजबूत हुई है, उनके नेतृत्व में ही रहेगी और अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस, जिला कांग्रेस अलवर उनके नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर उनको चुनाव जिताएगी। और अलवर के सर्किट हाउस में प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में अधिकारियों को अवैध खनन, बढ़ते अपराध, गौ तस्करी रोकने के लिए दलित अत्याचार रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश भी दिए हैं। अब देख रहे होंगे कि सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अपराध के मामले घटे हैं और राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल विरोधी अभियान चलाने के लिए दस्ता गठन किया और पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से
पर्चा लीक हुए, पेपर लीक हुए, उनकी SIT गठित कर दी है और जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स ये गठित करके जो दंगाई हैं, जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाने का काम किया है। अपने जिस तरह के ऑनलाइन ठगी के मामले आपने देखे होंगे, पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है, गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ अभियान चला हुआ है और जो लोग मनचले लोग थे उनके खिलाफ भी एंटी रोमियो टास्क फोर्स गठित करके उनके खिलाफ भी अपराध को कम करने के लिए और अपराध को बिल्कुल ही राजस्थान से खत्म करने के लिए पूरे अभियान चलाए जा रहे हैं। और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ ही बैठक में बड़ी संख्या किसान संगठनों के प्रतिनिधि में शामिल हैं और बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा भी हो रही है। कृषि विभाग आपके द्वार, ताकि किसानों को केंद्र और राज्य की हर योजना की जानकारी मिले, कितनी कितनी सब्सिडी है, कितनी सीमा पर है, और उस दृष्टि से आज हमने यहाँ कृषि और हॉर्टिकल्चर का हमने डिस्कशन रखा है, प्रेजेंटेशन है। सभी अधिकारी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ मौजूद हैं और हम उस पर चिंतन कर रहे हैं कि किसान की कम लागत में अधिक उपज कैसे कराई जा सके। और पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार बड़ी ही तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ERCP को धरातल में उतारना शुरू कर दिया है। CM भजन लाल खुद इस पर नजर रखे हुए हैं और प्रशासन से इसकी लगातार प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं। इस सरदा बांध की क्या खासियत है और इससे ERCP प्रोजेक्ट्स में क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में समझिए। और झुंझुनू जिले के लोग पानी किल्लत से बेतहाशा परेशान हैं। आलम यह है कि लोग 5 राज्यों के बीच 1994 में हुए यमुना जल समझौते की दुहाई दे रहे हैं और पानी की आपूर्ति की मांग लेकर किसान धरने पर बैठ गए हैं। पानी के लिए किसानों का प्रदर्शन, यमुना जल समझौते को लागू करने की मांग। 1994 से इंतजार कर रहे हैं किसान। ,1994 से शुरू हुआ पानी का इंतजार साल 2024 के आने तक भी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में किसानों के पास प्रदर्शन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। यमुना जल समझौते को लागू करने के मकसद से यमुना जल महासंघर्ष समिति के बैनर तले कई गांवों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका साफ कहना है कि इनकी अगर जल समझौता लागू नहीं किया गया तो ये लोग 5 फरवरी को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर धरना देंगे। पंचायत की बैठक में यमुना का पानी लाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके बाद 12 फरवरी को यमुना जल संघर्ष महासमिति कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेगी और किसान सभा की भी आयोजन किया जाएगा। जो खेतों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी किसानों ने, वो भी खाली हो चुकी है और यानी पानी खत्म होने की वजह से, खेती कमजोर होने की वजह से जो हमारा व्यापार है वो कमजोर हो गया है। मजदूर वर्ग को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो व्यापक जनता है वो पानी की वजह से प्रभावित है। और हम सरकारों से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, राजस्थान की भजनलाल सरकार से मांग करते हैं कि झुंझुनू जिले को जल्दी से जल्दी यमुना जल का जो पानी है वो उपलब्ध करवाया जाए। साल 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल समझौता हुआ, जिसमें हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली शामिल था। समझौते के मुताबिक राजस्थान के झुंझुनू और चुरू जिले के राजगढ़ और भरतपुर जिले के 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हथनी कुंड और ओखला बैराज से मिलना तय हुआ था। जानकारी के मुताबिक जिसके बाद भरतपुर को ओखला बैराज से पानी मिल गया, मगर झुंझुनू और चुरू के राजगढ़ ब्लॉक को 30 साल से
हथनीकुंड बैराज के ताजेवाला हेड से पानी मिलने का इंतजार है। तो यमुना जल का तो ऑलरेडी एमओयू हो चुका है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन चुकी है। केवल पिछले 4 साल से टेक्निकल अप्रूवल और हरियाणा से एमओयू के पेटे ये रुका हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से ईआरसीपी में त्वरितता दिखाई गई, राजनीतिक दबाव कह लीजिए किसी भी कारण से, उसी तरीके से यहाँ झुंझुनू और चूरू के आमजन की तकलीफ को देखते हुए, राजनीतिक विरोधाभासों को या राजनीतिक किसी भी तरह के रुकावट को दूर करते हुए सबसे पहले तो सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टेक्निकली अप्रूव करे और टेक्निकल अप्रूवल होते ही हरियाणा से एमओयू हो, जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ईआरसीपी के मामले में हुआ है। ईआरसीपी के बाद अब झुंझुनू के किसानों की आस जगने लगी। ताजेवाला हेड से मिलने वाले पानी का 70% हिस्सा झुंझुनू को और 30% सिंचाई का चूरू के राजगढ़ ब्लॉक को मिलना है। किसानों का मानना है कि केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने से अब उनके 30 साल का इंतजार पूरा होगा और झुंझुनू की भी प्यास बुझेगी। झुंझुनू जिले के 8 जोन हैं वो डार्क जोन में जा चुके हैं और लोगों को पानी की उम्मीद है वो अब यमुना से है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के लोगों की यमुना के पानी को लेकर हसरत कब पूरी होती है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। और रविवार को बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 साल का लेखा जोखा रखा। इस दौरान उन्होंने पिछले 5 वर्ष में कराए गए विकास कार्य को प्रदर्शित करने वाली भाजपा जसकृति नामक 203 पेज की पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में दौसा लोकसभा क्षेत्र में कराए गए कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया और इस दौरान सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि दौसा की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, लेकिन इस सरदा परियोजना को कांग्रेस के 3 मंत्री होने के बावजूद भी पूरा नहीं किया गया और इस परियोजना में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के बाद पीकेसी ईआरसीपी को लेकर समझौता हो चुका है और अब दौसा जिले के प्रत्येक गांव को पानी मिलेगा। क्या संदीप साल में सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी और दूसरा, यदि मैं ये कहना चाहूँ आपको कि 5 साल में गिनाऊं कितने काम, तो मैंने बहुत किए हैं और इतने काम किए जो काम इस पुस्तिका के माध्यम से यदि गिनाना चाहूँ तो 4500 काम मैंने पूरे किए हैं। उसमें सांसद कोष का, जो हमें कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई थी, सांसद कोष का लगभग 15 करोड़ रुपए मुझे मिला था और 2 करोड़ रुपए मेरे से पूर्व सांसद 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा के छोड़कर गए। वो राशि भी मैंने अपने कार्यकाल में ही उसका उपयोग किया। और हिंडौन से सुरौट तहसील मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक ही डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। अस्पताल में कार्यरत एकमात्र डॉक्टर रोहित मित्तल के भी निजी कार्य से 3 दिन के अवकाश पर चले जाने के कारण मरीजों को बिना उपचार कराए ही वापस लौटना पड़ रहा है। कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैसे तो राज्य सरकार ने डॉक्टरों के 6 पद स्वीकृत कर रखे हैं, लेकिन डॉक्टरों के 5 पद खाली चल रहे हैं और तहसील मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 20,000 की आबादी वाले सुरौट कस्बे के अलावा आसपास के करीब 50 गांवों की चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। डॉक्टर रोहित जब भी किसी विभागीय बैठक में अथवा अवकाश पर चले जाते हैं तो अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाती है। इस संबंध में लोगों ने राज्य के चिकित्सा मंत्री से कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त चल रहे डॉक्टरों के पदों को भरने की मांग की है, जिससे अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। हम राम कैसे में विजयपुरा हॉस्पिटल पहुंचे तो सर 9:30 बजे। हाँ 9:30 बजे मेरे को एक आदमी मिला, उसमें उसने बोल दिया डॉक्टर अभी छुट्टी पे है। और फिर आप कहाँ पर आए हो आप? फिर मैं अभी सूरत आया हूँ सर। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ पे सर अभी ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं। 9:30 बजे उपस्थित हो गई, लेकिन हमको 9:30 बजे कोई डॉक्टर नहीं मिला। हमारी परेशानी विशेष ज्यादा है, दवाई लेने कहाँ जाए। और अगली खबर कोटा से है। महावीर नगर की एक कर्जदार महिला ने बैंक कर्मियों और पुलिसकर्मियों की धमकी से परेशान होकर प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित महिला ने कहा कि बैंक कर्मियों और पुलिसकर्मियों की धमकी के चलते उसकी 2 नाबालिग बेटियां दहशत में हैं और हर वक्त डरी सहमी रहती हैं। पीड़िता नीरू सोलंकी ने एसपी और कलेक्टर से न्याय दिलाने की मांग की।
पीड़िता नीरू सोलंकी ने बताया कि उसने बैंक से 20 लाख का लोन लिया था। कोरोना काल के दौरान कुछ किस्तें समय पर जमा कराने में नाकाम रही थीं और इस मामले की दोनों पक्षों से कलेक्टर को शिकायत दी थी। जिला कलेक्टर ने सुनवाई के लिए बुलाया था, लेकिन बैंक वालों ने पहले ही उनके घर पर पहुंचकर बच्चों को डरा धमकाकर बाहर निकाला और घर का ताला लगा दिया। इस मामले में महावीर नगर थाना पुलिस ने आरोपों को निराधार बताया है। जोर से वो कुंडी को खोला तो मेरी गुड़िया के हाथ में भी लगी और झटकार के एकदम से गेट खोल के सारे अंदर आ गए, जिसमें पुलिस वाले भी सारे थे और बैंक वाले भी सारे थे। तो मेरी बच्ची को एकदम से तेज है ना अस्थमा अटैक आने लग गया, वो एकदम चीखने रोने लगी। तो उसने कहा मुझे पंप चाहिए, तो उसको पंप भी नहीं लाने दिया, जिसमें पुलिस भी शामिल थी और पुलिस का वो बैंक वाले भी, किसी ने पंप तक नहीं लाने दिया। बच्चों को इतना ज़्यादा हताश और परेशान किया गया। जो आने वाला भविष्य है, अगर उनके साथ इस तरीके से हो रहा है तो फिर हमें जीने का, हम नहीं इस शहर में रहना चाहते। मैं तो सीधे ये कहती हूँ, कलेक्टर साहब से भी कहना चाहती हूँ कि मुझे आत्महत्या करने की परमिशन दी जाए मेरे परिवार के साथ। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती अगर इस तरीके की हमारी सुरक्षा है तो। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा के दौरान एंट्री को लेकर छात्रों ने गेट पर हंगामा काटा। दरअसल प्रशासन ने चंद मिनट देरी से पहुंचने वाले छात्रों को एंट्री नहीं दी और छात्र छात्राएं रोते गिड़गिड़ाते रहे, मगर उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। पुलिस का दावा है कि शांति बनाए रखने के लिए कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। भीलवाड़ा से आई और हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर था, 9:02 पे आ गए, फिर भी हमें एंट्री नहीं दी। बोला 5 मिनट गेट के बाहर रुको, दे देंगे अंदर, फिर भी नहीं दी हमें। लग जाएगी सर, इतना तो उम्मीद थी, हमने घर पे तैयारी की है। कोचिंग भी गए, इतने पैसे भी थे कोचिंग के, फिर भी हमने घर पे तैयारी की। इसी से उम्मीद लगा के बैठे थे बाद में तक कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म भरेंगे।